अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा 4200 करोड़ रुपीस में ख़रीदा है तो आप क्या कहोगे। आई नो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी स्टोरी को इस वीडियो में जानेंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि ये हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 24 मार्च 2021 को एलॉन ट्वीट किया था कि वो टेस्ला कार बिटकॉइन में भी सेल करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना सबसे पहला देश बन गया जिसने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड फ्यूचर है। डू नॉट वरी, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैसे समझते हैं। पैसे की नॉर्मल मतलब है वैल्यू, मतलब किसी ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब है कि उसके काम ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की और जिसके बदले आप उसको पैसे दोगे। अब वो इंसान उस पैसों को यूज़ कर सकता है किसी और इंसान से कोई वैल्यू लेने के लिए या कोई चीज़ खरीदने के लिए। जब पहले करेंसी नहीं था तो पहले वैल्यू को एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल था। अगर पहले मुझसे आपको एक एप्पल चाहिए और मुझे आपसे राइस चाहिए तो हम दोनों उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और हम दोनों खुश होंगे इस डील से क्योंकि हम दोनों के समझ से सेम वैल्यू के एप्पल और राइस दिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे मुझसे एप्पल चाहिए ही नहीं हो तो इसका मतलब है कि हमारी आपसे डील नहीं होगी। तो इस एक्सचेंज को अच्छे से करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट किया गया जिसमें एक गोल्ड एक्सचेंज होने लगे। यानी मुझे आपको एप्पल चाहिए तो वो आप मुझे उस एप्पल के अकॉर्डिंग मुझे गोल्ड दोगे जो मैं उसको कहीं और यूज़ कर सकता था। पर ये थोड़ा बेटर यूज़ था, बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि गोल्ड कैरी करना मुश्किल था और साथ अगर किसी को थोड़ा ही सामान चाहिए तो गोल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भी बहुत मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी सिस्टम चलाया गया। मतलब हम अपना गोल्ड और गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को रख देंगे और हमें उस नोट के बदले कुछ नोट्स दिए जाएंगे। अब हम गोल्ड के बजाय इस नोट को कैरी करना और भी आसान है और साथ में हमें गोल्ड को टुकड़ों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए होते हैं जो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 15 अगस्त 1971 को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया कि डिसीजन ये था कि यूएस के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया। इससे पहले तक गवर्नमेंट उतने ही नोट छाप सकती थी जितना उनके पास गोल्ड एक्चुअल में था, लेकिन इस डिसीजन के बाद सब कुछ ही बदल गया। आप सबको हमें विश्वास था कि अब तक जो भी नोट हमें दिए जा रहे हैं उतने वैल्यू कि गोल्ड गवर्नमेंट के पास है, मतलब हमें गोल्ड में विश्वास था। लेकिन 1971 के बाद से हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे विश्वास करना पड़ा क्योंकि वो एक कागज़ पे लिख के दे रहे कि इस वैल्यू के 2000 रुपये हैं। और पिछले कुछ सालों में इस पैसों को इलेक्ट्रॉनिक भी किया गया, मतलब हम डिजिटल करेंसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी सही है कि हम विश्वास कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो हम उस 1 लाख रुपए का सामान ले सकते हैं। और गवर्नमेंट विश्वास कर रही है अपने कंप्यूटर में जिसमें कोई एरर ना आए और सबका हिसाब किताब ठीक चल रहा था। और इस टाइप करेंसी में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ये था कि सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज था, यानी गवर्नमेंट के पास थी। अब लोग सोचेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट ये एक्चुअल में एक इशू है। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट्स बना सकती है जिसमें लिखा हो कि इसकी वैल्यू 2000 रुपये है, इसकी 500 है कि इसके 100 रुपये है। अब मान लीजिए कि एक देश में 10 लोग हैं और आप बहुत मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए हैं और अब उस देश की गवर्नमेंट सबको 1 लाख रुपए की नोट दे दे तो आपके वो 1 लाख की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। ये एक्सट्रीम केस वेनेजुला में हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट में इतने सारे नोट छाप दिए थे कि सब नोट्स की वैल्यू ही ख़त्म हो गई थी। लोग नोट्स को काउंट करने की वजह उसको वे करने लगे, तोलने लग गए। एक टॉयलेट पेपर इतने नोट्स का मिल रहा है, एक पनीर का टुकड़ा इतने नोट्स का मिल रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट के पास है और वो हमारे नोट्स को बंद भी कर सकती है और जितना चाहे उतना प्रिंट भी कर सकती है 2009 तक। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। बात सेंट्रलाइज से हटा के डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए, जैसे कि इंटरनेट से हुआ था कि अब इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी ही कंट्रोल कर सकती है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन सबके पास होगी। बट 2009 में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे संतोषी नागासाकी और उसमें उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन दिया और एक बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। आज तक किसी को नहीं पता कि संतोषी नाकामोटो कौन है।
एक इंसान है, एक ग्रुप है, एक लड़का है, एक लड़की है, कुछ भी नहीं पता है। 2009 से लेकर 2011 तक इस नाम से कई से पोस्ट इंटरनेट पे छपे, बट 2011 के बाद संतोषी नाकामोटो गायब हो गए, बट बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। एनीवेज, अब सवाल ये है कि संतोषी नाकामोटो ने क्या सलूशन दिया करेंसी को मैनेज करने का। इन्होंने कहा कि सबसे पहले किसके पास कितने पैसे हैं, कितने बिटकॉइंस हैं, इसकी इंफॉर्मेशन एक गवर्नमेंट के सर्वर के पास नहीं होने चाहिए, बल्कि बहुत सारे सर्वर में होने चाहिए, ताकि किसी एक आदमी या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कंट्रोल ना हो। कोई भी कभी भी सारे ट्रांजैक्शन को देख पाएगा। मतलब ये तो देख लेगा कि कितने पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट ये नहीं देख पाएगा कि किसने किसको ट्रांसफ़र किए। फॉर एग्जांपल, आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे देखो तो आपके लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हो, किसने पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और किस टाइम पे हो रहे हैं, और उसकी बिटकॉइन पे वैल्यू कितनी है। अगर हम किसी एक लिंक को क्लिक करें तो हम भी देख सकते हैं कि हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर से पैसे ट्रांसफ़र हुए, बट हम लोगों की आइडेंटिटी नहीं देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये किस इंसान ने इस पैसे को ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट जो बड़े सवाल आते हैं वो कि हमें बैंक में तो पता है कि वो एक क्लोज सिस्टम है, तो उसे हैक करना मुश्किल है, बट इस ओपन सिस्टम को तो हैक करना आसान होगा। बट दूसरा सवाल कि बैंक में सब ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट अपडेट करती है, बट इस सिस्टम में कौन अपडेट करेगा। ओके, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिस्टम हैक ना हो, इसलिए संतोषी नाकामोटो ने दो सोल्यूशन निकाले। एक तो ये कि सारे रिकॉर्ड्स एक बहुत सारे कंप्यूटर्स में मेंटेन होते हैं, इसलिए किसी हैकर को एक नहीं बल्कि सारे सर्वर्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो संतोषी नाकामोटो ने दिया था वो है प्रूफ ऑफ वर्ड। मतलब कि मान लीजिए कि आप मुझे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसी वक्त मुझे बिटकॉइन नहीं मिलेगा। उसके लिए 2-3 स्टेप्स होगा। तो सबसे पहले कि आपके ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म्ड रह जाएगी, मतलब मुझे अमाउंट नहीं मिला, और कुछ लोगों को एक पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा, और वो पज़ल सॉल्व करने के बाद ही वो हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी और मुझे एक बिटकॉइन मिलेगा जो मुझे आपने ट्रांसफ़र किया। अभी पज़ल क्या बेकार की चीज़ है, और ये हमारे लिए कोई पज़ल सॉल्व क्यों करेगा। एक्चुअली संतोषी नाकामोटो चाहते थे कि एक बहुत अच्छे लेवल का हैकर आ जाए जो एक साथ इन सारे सर्वर को ट्रांजैक्शंस को चेंज करने की हिम्मत रखता हो, तो उसके लिए भी ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो इसी के लिए उन्होंने सोचा कि हर एक ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए कुछ टाइम वेस्ट करा जाए, जिससे कि जब भी ट्रांजैक्शन अपडेट हो। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो भी इंसान ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए पज़ल को सॉल्व करेगा उसे एक बदले में एक छोटी सी फीस मिलेगी, और वो पज़ल सॉल्व करने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन अपडेट होगी। और इन लोगों को हम माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स वो लोग हैं जो कंप्यूटर को ऑन करके इन पज़ल्स को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में पज़ल्स माइनर्स को ही नहीं बल्कि कंप्यूटर को ही सॉल्व करना होता है, और ये माइनिंग हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी सारे वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि ऑसम माइनर एक्सेट्रा। तो जल्दी से एक शॉर्ट में हम ये सब दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू एक्सचेंज एक सामान के बदले दूसरे सामान से होता है, जैसे कि एप्पल के बदले राइस, और फिर सिस्टम चेंज हुआ, और फिर गोल्ड, और फिर प्रीशियस मेटल के बदले सामान मिलने लग गए, और फिर अगेन इम्प्रूवमेंट हुए, और फिर गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करने लग गए, और करेंसी नोट लेके सामान लेने लग गए। और उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया, और गवर्नमेंट को पावर मिली कि वो जितने चाहे उतने नोट छाप सकते हैं। और उसके बाद संतोषी नाकामोटो आए और उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया, जिसमें करेंसी सिर्फ एक बैंक में नहीं बल्कि इंटरनेट की तरह बहुत से सर्वर्स में तरह मेंटेन किए जाएंगे, जिससे कोई भी देख सकेगा, लेकिन कौन ट्रांसफ़र कर रहा है ये हमें नहीं पता चलेगा। जो इन ट्रांसफ़र में पज़ल को सॉल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर यूज़ करेगा वो माइनर्स हैं, और जिनके लिए उनको एक छोटी सी फीस मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए इतने BTC यानी इतने बिटकॉइन मिले हैं। और लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो सबसे पहले जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो किसी को बिटकॉइन पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 पेनी से भी कम थी। इसलिए हेमिसेस नाम के आदमी ने 2 पिज़्ज़ा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे, जिसकी आज वैल्यू 4200 करोड़ रुपए है।
काश आप वो पिज़्ज़ा वाले होते। और सीरियस कोट, इस करेंसी का ड्रॉबैक ये है कि हमें नहीं पता कि आज हम इस करेंसी पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा या 0 बन जाएगा। पर ये भी ट्रू है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता यही फ्यूचर हो। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी और एलन मस्क जैसे लोग समझते हैं कि दिस कैन बी द फ्यूचर। तो अगर आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उतना ही इन्वेस्ट करो कि जितना आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड और नॉलेज लेते रहें। अगेन अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू करीब 42 लाख रुपए। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के काम आ सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों से, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय।